बहुजन विचारधारा और समाजवादी विचारधारा ये अलग अलग विचारधारा नहीं है। जो बाबा साहब का बहुजनवाद है असल में वही समाजवादी व्यवस्था है। तो माननीय नेताजी को हम अम्बेडकराइट कह सकते हैं? बिल्कुल, नेताजी से बड़ा कौन अम्बेडकराइट है। नेताजी ने यहाँ के पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अथाह काम किया। आप उनकी सरकारों में देखिए, सिंचाई माफ, मजदूरों का देखिए। आप देखेंगे ये जो सरकार है, इस सरकार में पिछले 8 सालों से एक भी लेबर वेज बोर्ड नहीं बैठा। आप जैसे ही इनसे शिक्षा का सवाल पूछते हैं, उनका जवाब है जय श्री राम। आप इनसे दवाई मांगते हैं, जय श्री राम। नौकरी, जय श्री राम। रोड टूटी हुई है, जय श्री राम। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जय श्री राम। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, जय श्री राम। किसानों को गन्ने की एफआरपी नहीं मिल रही है, जय श्री राम। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। 2025-26 में आप देखेंगे ड्रॉप आउट्स 65 लाख के आसपास बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। यूपी में नहीं, पूरे देश का आंकड़ा। और आपको जान के हैरानी होगी उसमें यूपी पीछे नहीं है। यूपी में भी 99,000 बच्चों ने पढ़ाई इस सत्र में छोड़ दिया, जिसमें 56,000 तो केवल बच्चियां हैं। भाजपा की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। उस सरकार में 30 लाख से ज्यादा बच्चियां ड्रॉप आउट हो चुकी 2025-2026 के सेशन में। अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाजवादी सिद्धांतों के बीच तालमेल आप कैसे बिठाते हैं? अम्बेडकर की जो विचारधारा है असल में वही समाजवादी विचारधारा। यहाँ पर शोषित कौन है? शूद्र जो जातियां हैं, खासकर जो पिछड़ी, दलित और आदिवासी जातियां, वो शोषित जातियां। अगर आप समाजवाद के फ्रेम को उस ढंग से देखेंगे तो आप पाएंगे कि असल में जो अम्बेडकर लड़ रहे थे वो समाजवाद की विचारधारा के लिए लड़े। 1953 में बीबीसी को अंबेडकर जी ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो मौजूदा व्यवस्था भारत में चल रही है ये असमानता को मिटाने में नाकाफी। उस समय बीबीसी के पत्रकार ने पूछा तो फिर ऑप्शन क्या है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा समाजवाद। लेनिन ने कहा किसी भी समाजवादी देश में बिजली रीढ़ की हड्डी है और विकास के लिए बहुत जरूरी है, और वो विजन मुझे लेनिन का विजन अखिलेश जी में दिखता है। इसीलिए मैं कई बार लोगों से बातचीत में भी कहता हूँ कि भारत के लेनिन हैं अखिलेश जी। बिल्कुल भारत के लेनिन हैं। उनका काम देखिए कि मैं घूम घूम कर पावर प्लांट बनाता था। अब तक की किसी भी सरकार ने इतने पावर प्लांट्स का निर्माण 5 साल की सरकार में नहीं किया। मैं आपको गिना सकता हूँ 2x660 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट ओबरा, 2x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट जवाहरपुर, 2x500 अनपरा डी प्लांट, 2x660 जो प्लांट है आपका टांडा में टीपीसी को उन्होंने जगह दिलाने का काम किया। 1 का 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल प्लांट परीक्षा में, 1 का ही 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट हरदुआगंज में, उसके अलावा 2x500 मेगावाट का पावर प्लांट परीक्षा में, उसके अलावा 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट कानपुर, उसके अलावा 3x660 सुपर प्लांट 12 जेपी का जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा 2x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट मेजा एनटीपीसी का। इतने ही तक नहीं है, अभी आपके शाहजहांपुर में 3x600 मेगावाट का प्लांट। इतने सारे काम जिनसे ये जो आप बिजली व्यवस्था आज सुधरी हुई दिखाई दे रही है 2017 के बाद, इसमें अगर किसी का एकमात्र अगर योगदान है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनको भारत के लेनिन है। वेज कोड एक्ट आया है, इस पे आपकी क्या राय है? सबसे बड़ा ये देखिए, उन्होंने जो काम के घंटे 8 थे लेकिन उन्होंने उसको डिमोलिश करने का काम किया इस वेज कोड एक्ट के थ्रू। उन्होंने अब बोला कोई भी एम्प्लॉयर अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी काम करा सकता है। ये हो चुका है, ये हो चुका। हमें हड़ताल करने का अधिकार था, इस वेज कोड एक्ट ने खत्म करने का काम किया। हमें संगठित होने का अधिकार था, वो इस वेज कोड एक्ट ने खत्म करने का काम किया। आज के समय में आपको कोई नेता दिखाई देता है जो बात करता हो जोड़ने की? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में मैं वो गुण देखता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा अम्बेडकर, लेकिन अम्बेडकर का अक्ष मैं उनमें देखता हूँ। वो लगातार पीडीए को लेकर संघर्षरत हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही कहना है कि एक सारी जातियों का बहुत बड़ा गुलदस्ता बनना चाहिए, उसको पीडीए के रूप में उन्होंने सामने रखने का भी काम किया। जैसा आपने बताया आप टेक्निकल फील्ड से भी थे, तो ईवीएम पे आपका क्या स्टैंड है? आप देखिए जहाँ जर्मन, जापान, जहाँ से ये आयातित हैं ये मशीनें, आप वहाँ की स्थिति देख लीजिए। वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखेंगे यहीं पर जो चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से क्या रिजल्ट रहता है, और जैसे ही ईवीएम की गणना शुरू होती है क्या रिजल्ट आता है, शिफ्ट हो जाता है, लगातार शिफ्ट हो रहा है। सर 2024 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई सभा की, अब तक के इतिहास में बहुत बड़ी जीत थी, तो क्या आपको लगता है आपको जिताई गई है सीट? नहीं, जिताई नहीं गई। देखिए वोट का जो मार्जिन था वो इतना ज्यादा था कि भाजपा पहले समझ ही नहीं पाई कि वोट कितना टेम्पर करना है। लेट्स से उनका आउट ऑफ द सिलेबस उनके हो गया। उनको लगा कि नहीं यहाँ पे मार्जिन बहुत हो सकता है,
अगर 10,000 वोट अगर हम इधर से उधर कर देंगे जी। तो हम जीत जाएंगे। तो सर ये जाति प्रेम छूट क्यों नहीं पा रहा है? हर जाति को अपनी जात से हम देखते हैं प्रेम है, नेता अपनी जात का चुनते हैं, तो ये जाति प्रेम छूट क्यों नहीं रहा है? कौन सा ऐसा ड्रग मिल रहा है ऐसा कि छोड़ नहीं पा रहे हैं उसे? अंबेडकर भी इस कष्ट से गुजरे हुए हैं। अंबेडकर जी कई सारी ऐसी चिट्ठियां हैं जब मैं आपको कोट कर सकता हूं। उन्होंने कई बार लिखा कि चमार जाति जो है मेरी मदद नहीं करती क्योंकि मैं महार जाति से आता हूं। अच्छा, तो ये हमारी और आपकी समस्या नहीं है, ये अंबेडकर की भी समस्या थी, जिन्होंने इन तमाम सारी जातियों के लिए तमाम सारी लड़ाइयां लड़ी, अपने बच्चे तक को कुर्बान कर दिया। उन जातियों की भी ये समस्या है। स्वास्थ्य मॉडल आज के समय में किस राज्य का सबसे पीड़ादायक है आपके हिसाब से? जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश का। कैसे? आप देखें CHC PSC खाली पड़ी हुई है, छत गिरे जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है वहां पे, कंपाउंडर ऑपरेशन कर देगा आपका। मोर्चरी में चूहे आपको खा जाएंगे। सबसे बेहतर सारे विजिबल है, सारे देखिए, बेहतर है। सारे बेहतर है। मीडिया तो यही दिखा रही है। नमस्कार दोस्तों, मिट्टी की बात के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे खास गेस्ट हैं समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय राहुल कुमार जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने मुझे मौका दिया, आप बधाई के पात्र हैं। जी जी। तो सर, पहला सवाल हमारा ये है, अंबेडकरवादी विचारधारा और समाजवादी सिद्धांतों के बीच तालमेल आप कैसे बिठाते हैं? सिद्धार्थ जी, मेरा जहाँ तक मानना है, जी अंबेडकर की जो विचारधारा है असल में वही समाजवादी विचारधारा है जी भारत देश के लिए। जी आप देखेंगे जहाँ जहाँ समाजवादी आंदोलन भारत से अलग हटकर, चाहे रशिया में हुआ, जी चाहे आप देखेंगे चाइना में जो हुआ, जी रशिया ने लेनिन के नेतृत्व में जी मजदूरों का बहुत बड़ा वर्ग जी एकत्र होकर जी जो भी उनके अधिकारों की लड़ाई थी जी उसको लड़ने का काम किया, जी और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको नष्ट करने का काम किया। वही काम एक तरह से भारत में अंबेडकर कर रहे थे। आप देखेंगे यहाँ पर शोषित कौन है? यहाँ पर भी शोषित शूद्र जो जातियाँ हैं, खासकर जो पिछड़ी, दलित और आदिवासी जातियाँ हैं, वो शोषित जातियाँ हैं। अगर आप समाजवाद के फ्रेम को उस ढंग से देखेंगे तो आप पाएंगे कि असल में जो अंबेडकर लड़ रहे थे वो समाजवादी विचारधारा के लिए लड़ रहे थे। और मैं इतना श्योर होकर इसलिए कह रहा हूँ, आप 1953 में BBC को अंबेडकर जी ने इंटरव्यू दिया था जी। आप उस इंटरव्यू को अगर सुनेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो मौजूदा व्यवस्था भारत में चल रही है ये असमानता को मिटाने में नाकाफी है। उस समय BBC के पत्रकार ने पूछा तो फिर ऑप्शन क्या है? जी तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा समाजवाद। उनके सबसे कम्युनिस्ट जो सोच है, विचारधारा है, वो ऑप्शन है। उनमें वो ताकत वो देखते हैं कि इस तरह की असमानता जो भारत में सदियों से चली आ रही है वो ख़त्म करने का काम कर सकती है। तो बाबा साहब जो है, जो बाबा साहब की विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है। जी उसमें आप कोई बहुजन विचारधारा और समाजवादी विचारधारा ये अलग अलग विचारधारा नहीं है। जी जो बाबा साहब का बहुजनवाद है असल में वही समाजवादी व्यवस्था है जी भारत में, जी और वही समाजवादी विचारधारा है। जी। तो माननीय नेताजी को हम अम्बेडकराइट कह सकते हैं? बिल्कुल। हम नेताजी से बड़ा कौन अम्बेडकराइट है? नेताजी ने यहाँ के पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अथाह काम किया है। आप उनकी सरकारों में देखिए, जी सिंचाई माफ, जी मजदूरों का देखिए। आप देखेंगे ये जो सरकार है, इस सरकार में पिछले 8 सालों से एक भी लेबर वेज बोर्ड नहीं बैठा। जी। अब लेबर वेज बोर्ड नहीं बैठा है तो आप सोचिए तय कैसे करेंगे आप किसी भी मजदूरों की मजदूरी?
आप देखिए पुरानी सरकारों में, समाजवादी सरकारों में जी लेजर जो भी बोर्ड था, जी। लेबर बोर्ड, वो टाइम से बैठता था। जी तो नेताजी से बड़ा समाजवादी और यूं कहें अम्बेडकरवादी जी मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश में कोई है। जी। ये जो वेज कोड एक्ट आया है, इस पे आपकी क्या राय है अभी? देखिए, वेज कोड जो एक्ट जी। है वो सरासर मजदूरों के अधिकारों, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो चाहे आर्थिक अधिकार है, उनमें सीधे सीधे इंक्रोचमेंट है। जी। और ये पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्या है, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारा संविधान हमें, खासकर जो मजदूर वर्ग है, उसको तमाम तरह के प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो सामाजिक प्रोटेक्शन हो चाहे आर्थिक प्रोटेक्शन हो। और तमाम लड़ाइयों के बाद जो 29 जो अभी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए जो नियम थे, कानून थे, उनको मोदी जी ने इस वेज एक्ट के थ्रू ख़त्म करने का काम किया। अब उन्होंने बोला कि ये जो 29 रूल थे, नियम थे, जो सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करते थे मजदूरों का, वो सीधे ख़त्म करेंगे और केवल 4 कोड उन्होंने लेके आया। सामाजिक औद्योगिक कार्य का नियम, आर्थिक सुरक्षा का नियम। आप देखेंगे इसमें कुछ है ही नहीं जी। ये जो हमें तमाम लड़ाइयों के बाद ये सारे प्रोटेक्शन मिले थे, इन्होंने एक झटके में इसको ख़त्म करने का काम किया। अब आप देखेंगे वेज कोड बिल आने के बाद सबसे बड़ा ये देखिए, उन्होंने जो काम के घंटे 8 थे जी। आपको सारे सामान्य लोगों को पता है कि काम के घंटे 8, हाँ, वर्किंग आवर 8 होते थे, लेकिन उन्होंने उसको डिमोलिश करने का काम किया इस वेज कोड एक्ट के थ्रू। उन्होंने अब बोला कि कोई भी एम्प्लॉयर अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी काम करा सकता है। ये हो चुका है। ये हो चुका है। आप ये सोचिए, यहीं तक वो नहीं रुके हैं, हमें हड़ताल करने का अधिकार था, जी। वो इस वेज कोड एक्ट ने खत्म करने का काम किया। हमें संगठित होने का अधिकार था, जी। वो इस वेज कोड एक्ट ने खत्म करने का काम किया। जी। जो नियम ये था कि 20 अगर आपके किसी भी इंडस्ट्री में या औद्योगिक जो घराना है उसमें अगर 20 से ज़्यादा मजदूर जी। होंगे या 20 तक होंगे, जी। तो वहाँ पर इंडस्ट्री एक्ट काम करता था। जी। अब उन्होंने उसको बढ़ाने का काम कर दिया। जी। पहले इंडस्ट्री एक्ट ये कहता था कि अगर किसी संस्था में 100 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जी। तो उनकी छटनी अगर करनी है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। जी। उनका जो भी भुगतान है जी। वो सारा आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब उस 100 के नंबर को इस वेज कोड एक्ट के थ्रू मोदी जी ने 100 से 300 करने का काम किया। जी। इस वेज कोड एक्ट के थ्रू आप देखेंगे, मान लीजिए समान काम के लिए समान पे का बार बार मुद्दा उठता है। जी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने अब मैक्सिमम जो है ये ढर्रा आप देखेंगे इस एक्ट के आने के बाद जो ऑलरेडी चल रहा है, आप उत्तर प्रदेश सरकार में देखेंगे सारे ठेके पे संस्थाएं चल रही हैं। जी। ठेके की मजदूरी, जी। हर संस्थाओं के पास आप देखेंगे 200, 400, 500 से ऊपर एम्प्लॉई हैं, जी। वो सारे ठेके पर रखे जाते हैं। तो एक टर्म्स है फिक्स टर्म, जी। तो फिक्स टर्म बेसिस पे आपको रखा जाएगा। जी। और जब आपको फिक्स टर्म पे रखा जाता है जी। तो आप पर किसी भी तरह के आर्थिक और सामाजिक जो आपके अधिकारों की रक्षा होती है, चाहे वो पीएफ हो, ईएसआईसी हो, इस तरह के कानून जो हैं बहुत ही लिबरल ढंग से आप पे काम करेंगे अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो। जी। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरा वेज कोड एक्ट मजदूरों के अधिकारों के हनन करने के लिए लेके आया गया है और अपने पूंजीपति दोस्तों को जी। कैसे मदद करना है, जी। ये पूरी उसकी व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के उन्मूलन में समाजवादी मजदूर सभा की क्या भूमिका है? जैसे मैंने आपको बताया कि अंबेडकर का एक फेमस कोट है, मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहूँगा। जी। जाति व्यवस्था जो भारत में है आप देखेंगे वर्णों के आधार पर बटी हुई है। जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी। और अक्सर हम ये सुनते हुए पाएंगे जी। कि काम पे आधार पर हमने ये डिवाइड किया हुआ है। हाँ, वर्गों को बटे हैं।
काम के आधार जी लेकिन प्रॉब्लम ये है, अंबेडकर खुद कहते हैं ये जो जाति व्यवस्था है, जी ये जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं करती, जी ये श्रमिक जातियों के बीच में विभाजन करती है। जी इसीलिए वो जाति उन्मूलन की बार बार बात करते हैं, जी क्योंकि उनको पता है, और मैंने आपको पहले ही बताया उनसे बड़ा समाजवादी इस देश में नहीं है कोई। जी क्योंकि अंबेडकर देखते हैं कि ये जो जातियां हैं ये श्रम के हिसाब से नहीं बटी हुई हैं, बल्कि श्रमिकों को भी बांटने का काम करती हैं। जी आपको उदाहरण के स्वरूप हम दें, पिछड़ी में तमाम अर्जक जातियां हैं, लेवल कर दिए कि छोटा बड़ा अर्जक जातियां हैं। हाँ अब कहने को तो सारी अर्जक जातियां हैं, हाँ लेकिन उनमें इतनी बड़ी कैटेगराइज कर दिया उसमें भी। इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, जी और ये बहुत खतरनाक है। जी और इसी का फलसफा है कि आज ओबीसी जातियां संवैधानिक रूप से एक होते हुए भी एक नहीं हो पाती हैं। जी अपने अधिकारों के प्रति आप देखेंगे उनके अंदर अजीब सी बेचैनी है। जी आप देखेंगे 69,000 शिक्षकों की भर्ती, सीधे आरक्षण का घोटाला, जी लेकिन कोई बेचैनी नहीं। अभी मध्य प्रदेश में लगातार 27% रिजर्वेशन के लिए आंदोलन चल रहा जी। है। सारी पिछड़ी जातियों के बच्चे, लोधी, कुर्मी, अहिर, तमाम तरह की जातियां इकट्ठा होकर लड़ रही हैं। लेकिन देख लीजिए, हम सेंसिटिव नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश में लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है जी वो जातियां, लेकिन हम बैठे हुए हैं। तो ये जाति का जो कैटेगराइजेशन है ना, ये बहुत खतरनाक है, और इसको बाबा साहब के चश्मे से ही देखना उचित है। जी तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार तो पहले की व्यवस्थाएं हैं, जी तमाम तरह की व्यवस्थाएं, मनुस्मृति है, जी नहीं अभी नारद स्मृति है, जी याज्ञवल्क्य की स्मृति है, तमाम तरह की स्मृतियां हैं जो इस तरह का कैटेगराइजेशन करती हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम इम्पोज करती हैं। जी लेकिन उसके बाद जब कॉलोनियल युग से हम गुजरे तो बहुत सी राइट्स हमको दी गई। जी तमाम तरह के जो प्रॉब्लम्स थे, जो दुश्वारियां थीं, जी उसको ख़त्म करने का भी काम कॉलोनियल इरा में हुआ। जी मैं जिम्मेदार हम जैसे नेताओं को मानता हूँ। जी हम अभी भी वस्तु स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जी कारण कुछ भी हो सकता है, जी आर्थिक कारण हो सकता है, जी। पारिवारिक कारण हो सकता है। जी जो निचली जातियां, उनमें परिवार का कारण होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो पूंजी उनके पास नहीं है। जी जो इवन वो रोज़मर्रा के जो काम के लिए, जो लाइवलीहुड चलाने के लिए जो भी पूंजी चाहिए, वो तक उनके पास नहीं है। जी लेकिन अम्बेडकर का ही कहना है, उनका खंड 1 में पहले पेज पे ही ये लिखा हुआ है जी कि समाज में सारे लोग जो है किसी सोशल कॉज के लिए लड़ते नहीं हैं। जी उस समाज में से 2-4 लोग ही निकलते हैं, उस सोशल कॉज को समझते हैं, उसके लिए लोगों को सेंसिटाइज, एजुकेट करते हैं, जी और वही लीड लेके आगे बढ़ते हैं और इन तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनके खात्मा की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। जी इसीलिए मैं नेताओं का नाम लिया कि हमारे जैसे नेताओं का ही प्रॉब्लम है। अगर हम सुधर जाएंगे तो ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्याएं सुधर जाएंगी, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम सदियों से, जो 4000-5000 सालों से चली आ रही है, वो जरूर खत्म हो जाएगा। आज के समय में आपको कोई नेता दिखाई देता है जो इसकी बात करता हो, जोड़ने की, कि एक हो जाओ? बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में मैं वो गुण देखता हूँ। जी मैं ये नहीं कहूँगा कि अंबेडकर, लेकिन अंबेडकर का अक्स मैं उनमें देखता हूँ। जी वो लगातार पीडीए को लेकर संघर्षरत हैं। जी लगातार वो जो इस देश के आम जनमानस हैं, जी। खासकर गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, आधी आबादी, जी इवन कल उन्होंने बोला था जी कि वो अच्छे अगड़े, जी अच्छे अगड़े वो जो अखिलेश यादव के मंदिर पे जाने पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी और जो मंदिर उनके जाने पे धो देते हैं वो बुरे अगड़े हैं। जी तो ऐसे लोगों को भी लेकर जी और इनकी तमाम तरह की प्रॉब्लमों को लेकर वो सदैव, देखिए आप देखेंगे, जनता के बीच में है और लड़ने का काम कर रहे हैं। जी तो मैं उनमें ये देखता हूँ ये गुण, और पूरे देश के लिए वो एक उम्मीद है आज के डेट में।
अखिलेश यादव। बिल्कुल। सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर के संविधानवाद और मार्क्सवाद की क्रांति में कौन सा रास्ता आप बेहतर मानते हैं? मैंने पहले ही आपको बताया कि मार्क्स का जो समाजवाद है और अंबेडकर का जो बहुजनवाद है ना, जी वो अलग नहीं है। जी जो परिस्थितियां यूरोपियन कंट्रीज में थी, जी जैसे जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था यूरोप में, तो मजदूरों को जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, जी। क्योंकि मजदूर एक जाति की तरह काम कर रही थी वहाँ, और पूंजीपति भी एक जाति की तरह काम कर रहे जी थे। तो आप देखेंगे केवल दो वर्ग थे। जी तो वहाँ पर मजदूरों ने इकट्ठा होकर पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जी और एक समाजवादी देश आपके सामने ही है, दो समाजवादी देश, जी और भी कई समाजवादी देश हैं उदाहरण के लिए। लेकिन वही परिस्थितियां भारत देश में अलग हैं। जी भारत में सिर्फ जो है पूंजी की ही लड़ाई नहीं है। जी भारत में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो जाति की प्रॉब्लम, जी जिसकी वजह से ये जो पूरा मजदूर वर्ग है ना, वो बटा हुआ है। जी इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया ना, इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जिस तरह से चल रहा है उस ढंग से ये खत्म नहीं होंगी, ये असमानता। जी ये लड़ाई समाजवादी विचारधारा के ही तहत लड़नी पड़ेगी, तभी इस तरह की समस्याओं का समाधान संभव है। जी आपके कहने के अनुसार हम समझें तो जैसे दो मजदूर हैं, एक अगड़ी जाति का है, एक पिछड़ी जाति का है, तो उसमें भी अंतर है वहाँ? बहुत बड़ा अंतर है। जी आप देखेंगे जी जब वोट का समय आता है जी तो वो जानता है कि भाजपा जो है पिछले 8-9 सालों से वेज बोर्ड का गठन नहीं किया उसने। जी वेज बोर्ड का गठन इसलिए जरूरी है ताकि आज की महंगाई के हिसाब से, उनकी दवाई पढ़ाई के खर्चे के हिसाब से क्या मजदूरी हो वो तय करती है वेज बोर्ड, लेकिन उसका गठन नहीं हुआ है। आप देखेंगे उसके बावजूद वोट भाजपा या इस तरह की अन्य पार्टियों जो सिर्फ धर्म और जाति के मुद्दों को लेकर आगे चलती हैं, वहाँ दे देते हैं वो। जी ये स्वाभाविक है। जी पीडीए समुदाय के उत्थान के लिए मजदूर आंदोलन की क्या भूमिका हो सकती है? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पीडीए है क्या, जी और पीडीए में कौन लोग आते हैं। जी आप देखेंगे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जी आदिवासी, ये मैक्सिमम आबादी, इनके पास आप देखेंगे कि जमीन नहीं है। जी और ये अगर किसान हैं तो बहुत छोटे सीमांत किसान हैं। जी ये मैक्सिमम आप देखेंगे कि माइग्रेट करके गांव से जो शहर हैं उनकी तरफ बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर इनका काम क्या है? इनका काम है मजदूरी करना। ये जितने आपको आसपास इस लखनऊ शहर में मजदूर देखेंगे, अगर आप किसी के पे भी अंगुली रख दीजिए और पूछ लीजिए कि आप किस जाति के हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पीडीए का ही समूह दिखेगा। वो किसी न किसी पीडीए जाति का ही व्यक्ति वो निकलेगा। तो ये जो मजदूर वर्ग है इस देश में, सबसे बड़ा आबादी जो है पीडीए का, मजदूरों का ही है। और बिना उनको इकट्ठा किए हुए, बिना उन पर काम किए हुए कोई भी लड़ाई लड़ना बहुत कठिन है। पीडीए हमने देखा है कभी कभी मतलब बदल जाते हैं, पी का मतलब कुछ और हो जाता है, डी का कुछ और हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो ये क्या स्टैंड क्या है? मतलब कभी नहीं बदलता। ये समाजवादी अभी ये जैसे अच्छे अगड़े हो गए, ये क्या? मैं बता रहा हूँ, ये समाजवादी व्यवस्था है। जी समाजवादी लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करने वाले लोग होते हैं, संविधान पे भरोसा करने वाले लोग होते हैं। हम आरएसएस के या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। उनको इस देश के झंडे से नफरत है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत है, वंदे मातरम से नफरत है। हम समाजवादी लोग हैं, और समाजवादी लोग इस देश के संविधान पे भरोसा करने वाले लोग होते हैं। और ये संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते हैं उसकी जाति और धर्म देखकर। ठीक। तो संविधान की जो मूल भावना है जी। उसी के अनुरूप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो अच्छे अगड़े हैं, अच्छे अगड़े कौन हैं? अच्छे अगड़े भाई, अगर हम मंदिर पर दर्शन करने जाते हैं और मंदिर को साफ सफाई धोना न
हो हमारे विजिट करने के बाद, तो निश्चित तौर पे वो अगड़े संविधान पे भरोसा करते हैं। तो ऐसे लोगों को उस पीडीए की जो परिभाषा में है उसमें जोड़ना गलत नहीं है। तो जो समाजवादी विचारधारा थी इतनी बड़ी कि सब आ जाते हैं उसमें, तो पीडीए क्यों बनाई? पीडीए बनाई क्या जरूरत आन पड़ी थी कि समाजवादी विचारधारा अगर है तो यूनिटी की बात करती है, पूरे समाज को लेके चल रही है, तो वाई पीडीए? देखिए, समय और परिस्थिति काल है जी। विचार जो है ये समय कहीं अवसर ढूंढना तो नहीं हो गया? अवसर नहीं है, ये विचार जो है समय समय पर डेवलप होते हैं। जी। संविधान जिसे पूरा देश चलता है, जी। संविधान सभा में बाबा साहब ने कहा था जी। कि समय आने पर अगर कुछ ऐसी चीजें जो समाज में पॉजिटिव हों, जी। उसको भी इस पे ऐड करना चाहिए। जी। इसी को ध्यान में रखते हुए जब देखेंगे इंदिरा गांधी जी ने समाजवाद वर्ड को इसमें इंक्लूड किया था। जी। उसी तरह समाज में हर समय हर परिस्थिति में जी। अलग अलग तरह के जो आइडियलॉग हैं जी। उनको लेकर लीडरशिप को आना पड़ता है। जी। और उसी के तहत ये पीडीए का आइडियलॉग आपके सामने, हमारे सामने है। जी। पीडीए कभी भी किसी को छोड़ने की बात नहीं करता है। पीडीए एक समग्रता, यूं कहें कि आप देखें इंक्लूसिवनेस है इसके अंदर। जी। हर लोग, हर जाति, हर धर्म के लोग इस पीडीए के अंदर समाहित हैं। जी। आरएसएस के बाद इंडिया का सबसे बड़ा संगठन मैं बामसेफ को ही मानता हूँ। आप बामसेफ में भी रहे, क्या कैसा अनुभव रहा बामसेफ में काम करने का आपका? बामसेफ में काम करने का अनुभव यूं कहे, मेरी प्राथमिक जो पढ़ाई लिखाई है, राजनीतिक पढ़ाई लिखाई या समाज को समझने की जी। जो क्षमता है वो बामसेफ ने ही मेरे अंदर डेवलप की। जी। चाहे वो अंबेडकर को समझने की बात हो, जी। पेरियार फूले जी को समझने की बात हो, जी। काशीराम जी को समझने की बात हो, ये बामसेफ ने ही कहीं ना कहीं, इवन मैं तो अपने लिए ही नहीं, आजकल के जो तमाम युवा हैं, आप जैसे युवा हैं, उनमें भी मैंने देखा है कि वो भले बामसेफ में नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं बामसेफ की विचारधारा से प्रभावित हैं। जी। बामसेफ क्या है? बामसेफ अंबेडकर की विचारधारा को इलेबोरेट करता है। कैसे काम कैसे करता है बामसेफ, क्या है पूरा? देखिए, बामसेफ तो आरएसएस की तरह नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जी। रजिस्टर्ड है। जी। उसका एक लिमिटेशन है कि हाँ, जो सरकारी नौकर्स हैं उनके बीच में ज़्यादा काम करता है। जी। मैं भी सरकारी नौकर रहा हूँ। जी। और उसी माध्यम से मैं पहले वहाँ जुड़ा। जी। मैं वहाँ पदाधिकारी भी रहा हूँ, जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ बामसेफ के संगठनों में। जी। प्रदेश स्तर का भी पदाधिकारी रहा हूँ। और मैंने बामसेफ से जुड़कर बहुत कुछ सीखा है। जी। अगर बामसेफ की पाठशाला नहीं होती जी। तो सामाजिक बनावट को समझने में बहुत कठिनाई होती। जी। तो इसके लिए धन्यवाद बामन विश्राम जी को भी। जी। जातिगत भेदभाव को खत्म करने में मजदूर एकता कैसे सहायक हो सकती है? मैंने अभी आपको बताया। जी। अंबेडकर का तो ये फेमस कोट ही है जी। कि जाति केवल श्रम में विभाजन नहीं करती, वो श्रमिकों के अंदर भी विभाजन पैदा करती है। जी। आप अगर ये देखेंगे जी। कि अगर हम समाजवादी विचारधारा के माध्यम से, जी। जो आज इस देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी लेकर चल रहे हैं, जी। उसके माध्यम से अगर हम मजदूरों के बीच में ये बताने में कामयाब हो गए कि असल में आज आपका मुद्दा क्या है। जी। आपका मुद्दा है वेज कोड एक्ट के खिलाफ सड़कों पर खड़ा होना। जी। आपका मुद्दा है वेज बोर्ड के लिए सड़कों पर लड़ना। जी। आपके मुद्दे हैं कि जो भी आपके सामाजिक और आर्थिक जो कानून हैं इस वेज कोड एक्ट के तहत खत्म किए जा रहे हैं, उनके लिए सड़कों पर इनकलाब करना। जी। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। और जब इन मुद्दों के साथ देखिए लड़ाइयाँ जब लड़ी जाती हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
आज जब पेट का सवाल है तो सारी जातियों के पास पेट है। जी शिक्षा का सवाल है, सभी के बच्चों को, सभी को शिक्षा की जरूरत है। जी दवाई की सबकी जरूरत है। जी तो समाजवादी आंदोलन के तहत इन तमाम तरह के जो मजदूर विरोधी कानून आ रहे हैं उनके खिलाफ लड़कर लोगों को सेंसिटाइज और एजुकेट करके हम इकट्ठा कर सकते हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल। अभी तो हम लोग SIR में ही जूझ रहे थे, जी क्योंकि SIR हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना कि ये नागरिकता सिद्ध करने का दूसरा तरीका है जी जो भाजपा जो है दूसरे ढंग से कर रही है। जी क्योंकि उसने सीधे NRC यहाँ पर लागू न होने के कारण ही SIR को हर जगह, क्योंकि SIR बना था क्या, SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, आप देखेंगे 2003 में ये कहता है, लोग इवन इलेक्शन कमीशन कहता है कि किसी लोकसभा क्षेत्र के किसी विशेष क्षेत्र में आप सघन पुनरीक्षण करने का काम करते हैं, या मैक्सिमम 1-2 लोकसभाओं में इसका पुनरीक्षण का काम होना चाहिए। लेकिन अभी जो मोदी जी के कंट्रोल का जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कर रहा है, पूरे प्रदेश छोड़ दीजिए, कई प्रदेशों में एक साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है। जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना, ये NRC का ही दूसरा रूप है। जी तो अभी हम उसमें व्यस्त थे, लेकिन लगातार जो एजुकेशन का काम है जनता के बीच में, जी तमाम तरह के जो सोशल मीडिया के माध्यम जी या लेगवर्क के थ्रू हम लगातार मजदूरों के बीच में हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं, और निश्चित ही आगे आने वाले समय में हम सड़कों पर भी होंगे। जी शिक्षा और सामाजिक चेतना के प्रसार के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, शिक्षा से बहुत अच्छी चीज़ है, आपने अभी सवाल किया, शिक्षा से ही मुझे ध्यान आया। जी मैं कल का ही रिपोर्ट पढ़ रहा था। जी 2025-26 जी में आप देखेंगे ड्रॉप आउट्स, जी जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, जी लमसम 65 लाख के आसपास जो है, 65.6 के आसपास लाख इस सत्र में 2025 और 26 के सत्र में जी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। यूपी में नहीं, पूरे देश का आंकड़ा है। ओवरऑल। और आपको जान के हैरानी होगी, उसमें यूपी पीछे नहीं है। जी यूपी में भी 99,000 बच्चों ने पढ़ाई इस सत्र में छोड़ दिया, जिसमें 56,000 तो केवल बच्चियां हैं। भाजपा की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। उस सरकार में 30,000 से ज्यादा बच्चियां ड्रॉप आउट हो चुकी 2025-2026 के सेशन में। तो ये स्थिति है शिक्षा का। अब आप बताइए कि कैसे आप पढ़ाएंगे इसमें, इस तरह की सरकारों में अपने बच्चों को? कारण क्या मानते हैं आप इसका? कारण आप ये बताइए। मैंने चूंकि मैं मजदूरों के बीच में ही रहता हूं, आप बताइए, फ्लोर वेज 169 रुपये है, जी जो इस देश की सरकार ने नया जो वेज कोड एक्ट लेके आया है, जी उसके हिसाब से फ्लोर वेज 169 रुपये है। जी उसके पास ऊपर से जुड़ के DA हुए जो भी जुड़ के 400 रुपये, 420-30 के आसपास पहुंचता है। आप ये बताइए, इसी लखनऊ में आसपास में आप देखेंगे कंपोजिट नियम के तहत कितने स्कूल, लमसम 5,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिया आपने। अब बचे आपके पास प्राइवेट स्कूल। जी हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज नहीं सकते क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है यहाँ। जी हैं तो उनकी स्थिति दयनीय है। जी अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है जी तो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। जी किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर लखनऊ में आप देख लेंगे 2,000 से लेके 8,000 10,000 तक की फीस है। जी एक मजदूर कौम जो सबसे बड़ी आबादी है, अभी उत्तर प्रदेश में ही श्रम पोर्टल में देख रहा था 8.5 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हैं। जी 24 करोड़ आबादी में 9 करोड़ मजदूर तो रजिस्टर्ड हैं। जी अब सोचिए, रजिस्टर्ड मजदूर वो हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, और हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है केवल 6% है इस देश में। जी 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जी
तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाए तो पूरे मजदूरों की इस प्रदेश में संख्या 24 करोड़ में आप देखेंगे लमसम 18 करोड़ पहुंचेगी। जी अब उन 18 करोड़ के मजदूरों की जो संख्या है उनके लिए आपने फ्लोर वेज 169 रुपये किया। जी कौन सा मजदूर ऐसा है जो 2000 से लेके 10,000 का फीस जमा करके अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? तो इस तरह की सोशल सिक्योरिटी का ना होना सबसे बड़ा रीजन है ड्रॉप आउट्स का। आप जैसे ही इनसे शिक्षा का सवाल पूछते हैं, इनका जवाब है जय श्री राम। आप इनसे दवाई मांगते हैं, जय श्री राम। जी तो आप इस तरह की सरकार यहाँ बैठी हुई है जिनसे इस तरह के न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी इनको हटाना ही पड़ेगा, तब ये शिक्षा, दवाई, इन पे बात हो सकती है। अभी तो ये बात ही नहीं करना चाहते। जी सर, अभी हम आपसे जैसे बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि आपकी विचारधारा अम्बेडकराइट विचारधारा है। कह सकते हैं। कह सकते हैं। और मैंने बोला ना कि अम्बेडकर की विचारधारा और समाजवादी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जो पास्ट 10-15 साल से देख रहा हूँ, तो अम्बेडकराइट वाले विचारधारा वाले बेसिकली ज़्यादा बीएसपी को प्रेफर करते हैं rather than समाजवादी पार्टी। ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में जी बहुत सारे अम्बेडकराइट हैं आज के समय में। जी ये एक टैबू है। जी मुझे लगता है ये टूटना चाहिए। ये टैबू है। अच्छा। मैंने आपको बताया कि हमें उस तरह की समझ विकसित करनी होगी कि समाजवादी विचारधारा और बहुजन जो विचारधारा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जी एक ही तरह की राजनीति, एक ही तरह की आइडियोलॉग है। जी तो हम बात करें समाजवादी पार्टी की नीतियों में अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का कितना प्रतिबिंब दिखता है? आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण पीडीए का है। जी पीडीए अम्बेडकर की ही देन है। जी ये विचारधारा आती कैसे है? जी ये विचारधारा जो अग्रणी लोग होते हैं समाज में, जी जो खासकर सोशल इंक्लूजन को ध्यान में रखते हैं, जी यहाँ तक जो हमारा जो इतिहास है, जो भारतीय इतिहास है समाज का, जी आप तो देखेंगे शोषण का इतिहास रहा है। जी ये जो समाज है वो जातियों का इतिहास समेटे हुए है। जी और हमने लगातार इस 4000 साल की जर्नी में क्या पाया है आपके सामने है। जी आप भी किसी न किसी जातियों से ही बिलोंग करते होंगे जो इस देश में, इस समाज में जो लगातार चला आ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही कहना है कि एक सारी जातियों का बहुत बड़ा गुलदस्ता बनना चाहिए जी और उसको पीडीए के रूप में उन्होंने सामने रखने का भी काम किया। प्रॉब्लम यह है कि आप किसी भी जाति को या किसी भी समाज को उस रास्ते पे कैसे ले चलें। जी आज आपके पास फंड है, बजट एलोकेट होता है। जी बजट ये कहता है कि भाई हमने 3% जो है एजुकेशन में डाल दिया। जी अब 3% एजुकेशन में जो बजट है जी उसका उपयोग क्या इस देश की सारी जातियां कर रही हैं? जी और कर रही हैं तो कितना कर रही हैं? जी तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल है जातिगत जनगणना की। जी अगर ये जातिगत जनगणना का अगर आपके पास डाटा होता जी तो आपको बहुत आसानी होती कि आपको किस मद में क्या पैसा रखना है जी और किस जातियों में कितना पहुंचना चाहिए, इसका हिसाब किताब। आप बताइए, इस देश में गधे की संख्या मालूम है, घोड़े की संख्या मालूम है, लेकिन पिछड़ों की संख्या कितनी है नहीं मालूम है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि जातियों की जनगणना हो ताकि हमें पता चले कि किसने क्या खोया और क्या पाया, जी और हमें भी प्लान करने में सुविधा हो कि भाई अगर कोई भी जाति अगर विकास के रास्ते से पीछे छूट गई हो तो कैसे उसको खींच के ऊपर लाएं या ट्रैक पर लेके आएं। जी तो इसलिए बहुत जरूरी है। आपने योगेंद्र यादव जी के साथ भी काम किया, तो राजनीति में कौन सी ऐसी नई समझ मिली उनके साथ आपको काम करके? देखिए, जब मैं नौकरी छोड़कर आया तो सबसे पहले मैं योगेंद्र जी के पास अच्छा, पहले जुड़ाव वहीं हुआ था? जी जी और मैं
उनके साथ 3 साल लमसम रहा। जी उन्होंने एक सोशल प्लेटफॉर्म भी बनाया था, स्वराज पार्टी, ना, स्वराज पार्टी नहीं, स्वराज अभियान के नाम स्वराज से। अभियान। मैं स्वराज अभियान का एक कार्यकर्ता था जी और मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी था स्वराज अभियान का। जी 3 साल का समय उनसे काफ़ी कुछ सीखने में बीता। जी वो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको किसी भी विषय की समझ बहुत अच्छी है जी और अगर कोई नया विषय है तो उसमें काफ़ी डूब जाते हैं। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है, भारत देश में इस समय की जो स्थिति है पत्थर में दूब जमाने की तरह है। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर पत्थर में दूब जमाने की अगर कुव्वत हो तो समाज में लड़ा जाए। ये मेरे मन में घर कर गई। जो भी समाज को देखने का तरीका है, बामसेफ ने, योगेन जी ने उसमें बड़ा योगदान दिया है। जी। इनके योगदान को मैं नहीं भूल सकता। तो आप पहले बामसेफ से जुड़े, पहले आप योगेंद्र यादव जी से जुड़े? नहीं, पहले मैं बामसेफ में था क्योंकि मैं सरकारी नौकर था। जब मैं नौकरी छोड़कर जब पूरी तरीके से इस फील्ड में आया राजनीति, तो मैं योगेन जी के साथ जुड़ा। तो उनकी तो शायद पार्टी भी है ना कोई, बामसेफ की, वो बहुजन मुक्ति मोर्चा। हाँ, बहुजन मुक्ति मोर्चा है, लेकिन मैं वहाँ से नहीं जुड़ा रहा। क्यों, क्या जुड़े नहीं पार्टी से? देखिए, अखिलेश यादव जी को जब मैं देखता हूँ जी, उनमें मुझे युग दृष्टा दिखता है। जी युग दृष्टा इस सेंस में जी कि उन्होंने, देखिए, अपने समय में इतने ज़्यादा काम किया। चूँकि मैं घूम घूम कर पावर प्लांट बनाता था। जी मैं आपको बता दूं, जी अब तक की किसी भी सरकार ने जी इतने पावर प्लांट्स का निर्माण 12 से 17 की 5 साल की सरकार में नहीं किया होगा। जी, अखिलेश यादव ने जितने की मैं आपको गिना सकता हूँ। 2x660 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट ओबरा, 2x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट जवाहरपुर, जी, उसके बाद 2x500 अनपरा डी प्लांट, जी, उसके बाद 2x660 जो प्लांट है आपका टांडा में, टीपीसी को उन्होंने जगह दिलाने का काम किया। उसके अलावा 1 का 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल प्लांट परीक्षा में, 1 का ही 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट हरदुआगंज में, उसके अलावा 2x500 मेगावाट का पावर प्लांट परीक्षा में, उसके अलावा 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट कानपुर में, उसके अलावा 3x660 सुपर प्लांट 12 जेपी का जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा 2x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट मेजा एनटीपीसी का। तो आप देखेंगे इतने ही तक नहीं है। अभी आपके शाहजहांपुर में 3x600 मेगावाट का प्लांट। इतने सारे काम, क्योंकि देखिए, मैं जिस फील्ड में था मैंने देखा ये नेता इस फील्ड में जो मुझे विजिबल है, इजीली विजिबल है, इतने सारे काम बिजली के क्षेत्र में। लेनिन कहते हैं कि किसी भी समाजवादी देश में बिजली विकास की रीढ़ है। लेनिन रसिया के इतने बड़े रेवोल्यूशनरी जिन्होंने यूएसएसआर को इतना महान बनाने का काम किया, मजदूरों की वहां पर सत्ता स्थापित करने का काम की। लेनिन ने कहा कि किसी भी समाजवादी देश में बिजली रीढ़ की हड्डी है और विकास के लिए बहुत जरूरी है। और वो विजन, मुझे लेनिन का विजन अखिलेश जी में दिखता है। इसीलिए मैं कई बार लोगों से बातचीत में भी कहता हूं कि भारत के लेनिन हैं अखिलेश जी। बिल्कुल भारत के लेनिन हैं। उनका काम देखिए। जगदेव कुशवाहा जी के बाद एक उपाधि आप इनको देना चाहेंगे? जगदेव कुशवाहा पूजनीय हैं, बिहार के लेनिन कहे जाते हैं, बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई जिस ढंग से अखिलेश यादव जी को मौका मिला और उन्होंने काम करके दिखाया, मैंने आपको काउंट करके बताया, ये 25 लमसम जो बड़े जो प्लांट्स हैं, जिनसे ये जो आप बिजली व्यवस्था आज सुधरी हुई दिखाई दे रही है 2017 के बाद, इसमें अगर किसी का एकमात्र अगर योगदान है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनको भारत के ले लेना वो। जी। तो सर अभी जैसा आपने बताया आप टेक्निकल फील्ड से भी थे, तो ईवीएम पे आपका क्या स्टैंड है? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टैंड है, और हम बहुत प्रैक्टिकल स्टैंड रखते हैं। आप देखिए जहां जर्मन, जापान, जहां से ये आयातित हैं ये मशीनें, जी। आप वहां की स्थिति देख लीजिए। जी। वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव लड़ रहे हैं, जी। और हम, आप देखेंगे यहीं पर जो चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से क्या रिजल्ट रहता है, और जैसे ही ईवीएम की गणना शुरू होती है क्या रिजल्ट आता है, अच्छा, शिफ्ट हो जाता है। लगातार शिफ्ट हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 80 की 80 सीट भी अगर जीत जाएं तो भी हम जो है ईवीएम के खिलाफ ही खड़े रहेंगे। जी। तो सर ये ईवीएम को लेके सड़क पे क्यों नहीं आते हैं आप लोग? कांग्रेस भी बड़ा विरोध करती है लेकिन सड़क पे नहीं आती इस चीज को लेके। हम सड़क पे हैं। नहीं, ईवीएम को लेके कोई बड़ा आंदोलन हम नहीं देख रहे। नहीं, बिल्कुल आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है। जहां जिसको जो जब भी मौका मिल रहा, आपके मंचों के माध्यम से, ये भी एक तरह का आंदोलन है। जी। आप समझिए इस देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर कब्जा किसका है? सारे इंस्टीट्यूशन आरएसएस के विचारधारा के लोग कब्जा करके बैठे हैं। जर्मनी में एक पीआईएल दाखिल होता है कोर्ट में, और कोर्ट ये कहती है कि अगर लोकतांत्रिक देश में कोई एक व्यक्ति भी अगर शंका कर रहा है कि ईवीएम से उसके वोट देने का अधिकार जो है उसमें हस्तक्षेप होने का भी जरा सा भी डर है, तो हम इसको जो है खारिज करते हैं। क्या आपके कोर्ट्स इस तरह के सुओ मोटो लेने के लिए तैयार हैं? जी। नहीं तैयार है। क्या इस देश की जो जुडिशरी उसको नहीं दिख रहा है कि इतनी बेचैनी है जमीन पर ईवीएम को लेकर? जी। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। तो इस देश की सारी संस्थाएं आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने कब्जा कर रखा है। जी। तो सीधे लड़ाइयों के कई सारे तरीके हैं। चूंकि हम समाजवादी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जी। तो हम वही रास्ता अपनाएंगे जो संविधान कहता है। जी। तो सर 2024 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई सपा की, अब तक के इतिहास में बहुत बड़ी जीत हुई, तो क्या कहेंगे? ये ईवीएम से हुई थी आपकी जीत? ये देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही कह दिया कि हम पूरी 80 सीट जीत जाएंगे, तो भी इस पे विश्वास नहीं। तो क्या आपको लगता है आपको जिताई गई है सीटें? नहीं, जिताई नहीं गई है। देखिए, वोट का जो मार्जिन था वो इतना ज्यादा था कि भाजपा पहले समझ ही नहीं पाई कि वोट कितना टाइम पर करना है। लेट से उनका आउट ऑफ द सिलेबस उनके हो गया। उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे मार्जिन बहुत हो सकता है, अगर 10,000 वोट अगर हम इधर से उधर कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन जनता ने मन बना लिया था, ये तो एक तरफा वोट चला गया, तो उनकी जो सेटिंग थी वो फेल हो गई। और उन्होंने इस बार देखिए बिहार में यही किया, अलर्ट रहे। ईवीएम से तो मारा ही उन्होंने वोट का अधिकार, एसआईआर के थ्रू भी वोट काटने का काम किया। आप बताइए, 60 लाख से ज्यादा लोगों को आपने काट दिया। 65 लाख के करीब 60 लाख से ज्यादा लोगों को आपने नाम काट दिया। कोई बांग्लादेशी आपको नहीं मिला, कोई रोहिंग्या नहीं मिला। तो ये तरीका क्या था? ये सीधे सीधे वोट की चोरी करने का एक तरीका था, जो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अभी चल रहा है एसआईआर के माध्यम से, आसाम में भी चल रहा है, वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है, हर तरह। ये तो शुरू से ही मतलब इस तरह के कामों में लिप्त होने वाले लोग हैं ना। जी। सर, ये चुनावी राजनीति और जमीनी आंदोलन के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, चुनावी राजनीति बिना जमीनी आंदोलन के नहीं चल पाएगा। मेरा ये मानना है। अंबेडकर भी कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जो खासकर आइडियोलॉग को लेकर जो समझ विकसित होती है जमीन पे आंदोलन करने से, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जब आप बार बार एजिटेट या आंदोलन करते हो सड़क पर किसी मुद्दे को लेके, तब जनता समझती है। क्योंकि देखिए, दो पहलू हैं। मैंने आपको बोला ना, दवाई, सारे मर्ज की एक दवा, श्री राम, जय श्री राम। नौकरी,
जय श्री राम। रोड टूटी हुई है, जय श्री राम। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जय श्री राम। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, जय श्री राम। किसानों को गन्ने की एफआरपी नहीं मिल रही है, जय श्री राम। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जब ऐसी स्थिति हो उस समय जमीन पर लड़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है जी। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, आप जमीन पे बिना लड़े जनता इनसे परेशान होके आपको जिता देगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भ्रम में हैं जी। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में, समाजवादी देश में सड़क पर लड़ना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना हम सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ हम चुनावी रास्ते के ही थ्रू जो है जी जीत हासिल कर पाएंगे। जी। क्योंकि पहले जनता को हमें तैयार करना होता है, उस विचारधारा को लेकर एजुकेट करना होता है। जी। तो सर, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों का गठबंधन है, इसमें समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति होनी चाहिए आपके हिसाब से? समाजवादी पार्टी आज लीडरशिप के रोल में है जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लीडरशिप के रोल में है जी। समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है जी चाहे कोई भी पार्टी हो इंडिया गठबंधन में। जी। मुझे लगता है कि सबको उनका नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए, अखिलेश जी का, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया जी। है उत्तर प्रदेश में। जी उनको मौका मिला उत्तर प्रदेश में, जी उन्होंने करके दिखाया। जी। मैं तो कांग्रेस से भी, जो अदर जो नेशनल पार्टीज हैं, चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, सबको मैं यही कहूँगा कि आप अखिलेश जी का नेतृत्व एक्सेप्ट कीजिए। निश्चित तौर पे 2029 में आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। अगर 29 में अखिलेश जी चेहरा हो तो ये जो मार्जिन बचा है 20-25 सीटों का, ये खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, हाँ। अखिलेश जी सिर्फ आज जो है यूपी के लिए फिगर नहीं है, जी ही इज द प्रोमिनेंट फिगर इन होल इंडिया। जी अखिलेश जी को फॉलो करने वाले आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, कर्नाटका में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो क्या लगता है, कांग्रेस स्वीकार करेगी? स्वीकार करना चाहिए। जी मुझे लगता है राहुल गांधी स्वीकार करेंगे। जी। राहुल गांधी में वो मुझे विजन दिखता है, एक्सेप्ट कर लेंगे अखिलेश जी? एक्सेप्ट करेंगे वो, जी। और एक्सेप्ट करना भी चाहिए। आज समय है अपनी अपनी पार्टियों को बचाने का नहीं। जी इस देश में जो मूल्यों का हनन रोज, खासकर नागरिक अधिकारों का हनन जो रोज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, वो ज़्यादा जरूरी है बच जाए, जी। न कि अपनी अपनी नाक। और जिस दिन जो भी बड़े नेता हैं जी इंडिया गठबंधन के अंदर, अगर उन्होंने अखिलेश यादव जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, जी। निश्चित तौर पे आप देखेंगे क्लीन स्वीप, लैंडस्लाइड सुपड़ा साफ बोलते हैं ना उसको, जी साफ है 2029 में। जी। अच्छा, हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस क्या मजदूरों की और शोषितों की हितैषी रही है कभी? आप मानते हैं इसको? कुछ काम तो कांग्रेस ने किया ही है, मैं मानता हूं। जैसे आप देखेंगे जितने सामाजिक सुरक्षा, ईपीएफ हो, ईएसआईसी हो, जी 1956 में ये सब सामाजिक सुरक्षा है, 1972 ये कांग्रेस के समय में आई। जी। हम कम से कम मैं मजदूर के घर का बेटा हूँ। जी हमारे फादर सीटू में थे, जी सीटू में अध्यक्ष भी थे, जी। और मैंने देखा कि मेरा जो घर था ना वो पावर प्लांट के जस्ट सामने ही था। जी। तो अक्सर 10 दिन 20 दिन पे मुझे इनकलाब जिंदाबाद, मशाल जुलूस, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती थी। जी। यानी उस समय इतना हक तो था जी कि लोग इकट्ठा हो सकें, जी गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, जी। वो मैंने देखा। जी लेकिन ये सरकार जी बेशर्म, जिसको न संविधान में भरोसा है, जी न नागरिक हितों की चिंता है। जी अगर आप अभी कुछ सवाल जवाब कर दें, आपको भी देखिए पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी, बंद कर देगी।
अरे आपका केस नहीं चलेगा, बेल तो दूर की बात है, पड़े रहेंगे, नंबर ही नहीं आना है। तो इस समय इतनी क्रूर सरकार चल रही है जिसको इस देश के संविधान को दरकिनार करके हुए सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और यूं कहे बिगड़े हुए अगड़ों का काम करना है। जी। तो ये सर धर्म और अध्यात्म का मजदूर आंदोलन पे क्या प्रभाव होता है? देखिए, धर्म और अध्यात्म, देखिए भारत का देश, जो भारत देश है, इसमें संविधान सबको आज़ादी देता है। जी। संविधान ये कहता है कि भाई आप और हम स्वतंत्र हैं, जी। किसी भी धर्म को माने, पूजें। उसी में हमारे जैसे लोग जो नास्तिक टाइप के हैं वो भी आ जाते हैं, जी। उनको भी आज़ादी है। जी। तो मैं नहीं मानता कि धर्म और अध्यात्म मजदूरों का भला करने वाले हैं। जी। ये विषय ही एकदम अलग है। जी। और आज इस पॉडकास्ट में धर्म आध्यात्म को मजदूरों से जोड़कर कुछ कहने की स्थिति में मैं नहीं। जी। तो सर हमें ये बताया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के किन सिद्धांतों और नीतियों से प्रभावित होकर आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए? 2017 नवंबर लास्ट का समय था। जी। 2017 नवंबर लास्ट में मैं मिला। जी। नेताजी से मात्र मुझे लगता है 1.5 मिनट की मुलाकात हुई होगी। जी। मैं गया, आशीर्वाद लिया, जी। उन्होंने परिचय पूछा, मैंने बताया। बोले क्या करते हो? मैंने बोला कि बस राजनीति में ही हूँ, नौकरी छोड़। अरे नौकरी छोड़ दिया? कहाँ काम करते थे? मैं बोला BHL में था। जी। तो बोले कि ऐसी नौकरी क्यों छोड़ दिया? राजनीति करने के लिए? मैं बोला हाँ। तो कहाँ राजनीति कर रहे हो? जी। मैं बोला कि योगेंद्र जी के साथ रहता हूँ, सीख रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ। बोला जितना सीखना था सीख लिया, अब यहाँ करो, समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। अच्छा। उस मुलाकात के बाद बहुत दिन तक मैं सोचता रहा। जी। और फिर मैंने मन बनाया कि ठीक है, अगर यूपी में राजनीति करनी है तो समाजवादी पार्टी ही मेरी पार्टी होगी, पहली प्रायोरिटी है। और मैं फिर पार्टी से जुड़ गया। अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, तो किसानों और मजदूरों के लिए क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? चौधरी साहब तो किसानों के मसीहा कहे जाते थे। जी। आज़ादी के बाद ही नहीं, आज़ादी के पहले भी उन्होंने बहुत काम किए। जी। 1937 में जब चौधरी साहब मेंबर थे जी। यूनाइटेड प्रोविंस असेंबली में, जी। साहूकारों का बड़ा आतंक था जी। किसानों के ऊपर। जी। तो उन्होंने साहूकारों के खिलाफ ही नियम लाने का काम किया। सबसे पहले क्या नियम था? उन्होंने जो ऋण उन्मूलन कानून है वो लाने का काम किया, जी। जिससे जो साहूकार जो पैसा दे के मनमाना ऐंठते थे, यहाँ तक जमीन भी ऐंठ लिया करते थे किसानों अच्छा। से, चौधरी साहब की देन है। उतना ही नहीं, जी। आज़ादी के बाद भी नाबार्ड जैसी संस्था चौधरी साहब की देन है। जी। जमींदारी उन्मूलन जो कानून है वो वो जो है चौधरी साहब की देन है। जी। चौधरी साहब ने इस देश के अर्जक समाज, खासकर किसानों के लिए, वो तो आजीवन काम करते रहे, जी। इसलिए उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। इतना ही नहीं, जी। चौधरी साहब ने तो ये भी जी। पेशकश की कि इस देश में जो भी सरकारी नौकरियां जी। हैं उनमें किसानों के बच्चों के लिए आरक्षण होना चाहिए, अलग से। अलग से। जी। उन्होंने ये नहीं बोला कि जातिगत आरक्षण, उन्होंने एक अलग कौम किसानों के आरक्षण की बात की। जी। चौधरी साहब का योगदान इस देश के किसानों और खासकर किसानी में जी। अग्रणी है, उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। जी। अच्छा, मजदूरों में जातिवाद और जातिगत विभाजन कैसे उनकी सामूहिक ताकत को कम करता है? मैंने बताया कि इस देश में आप अगर यूरोपियन ढंग से अगर लड़ाई शुरू करेंगे जी। कि हाँ एक जो है प्रोलेटेरियन क्लास है, एक बुर्जुआ वर्ग है, आपको उनसे लड़ना है, तो ये लड़ाई इस देश में संभव नहीं है।
ये लड़ाई इस देश में अंबेडकर के ही हिसाब से चलनी पड़ेगी। अंबेडकर जब कहते हैं कि ये जो देश में जो तमाम तरह की जातियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्यों का विभाजन नहीं कर रही हैं, वो तो जो उसके बीच में काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसमें ही विभाजन करने का काम करती हैं। और इसका विभाजन न हो इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का फार्मूला लेके आया है कि जोड़ लो सबको। जो पीडीए वर्ग में आते हैं मजदूर, उनको एकजुट होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म में और उनके हितों की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है इस देश में आज तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब अम्बेडकराइट आंदोलन और किसान मजदूर के संघर्ष को कैसे संगठित रूप से जोड़ना चाहते हैं? देखिए, अंबेडकर को लेके यहाँ के लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है। कैसा भ्रम? भ्रम ये है कि उनको लगता है कि अंबेडकर जो है सिर्फ बहुजन विचारधारा तक ही सीमित है। जी। मैं आपको बताऊं, आज़ादी से पहले जब 1936 में वायसराय की कमेटी में जब वो सदस्य थे जी, तो तमाम तरह के मजदूरों के फेवर में काम करने का काम किया उन्होंने। जैसे 8 घंटे का काम जी उनकी देन है जी। पहले इस नियम के पहले 12-12 घंटे 16-16 घंटे इसी देश में काम कराए जाते थे जी, लेकिन अंबेडकर ने वो काम करने का दिया जी इसी तरह ट्रेड यूनियन एक्ट जी अंबेडकर की देन है जी। जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ उस समय बम्बई में जी। उस समय बम्बई बोलते थे, आज मुंबई। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जी। बीड़ी मजदूरों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जी। तो बीड़ी मजदूरों का उन्होंने जो है ट्रेड यूनियन बनाने का काम किया। जी। यहां तक छोड़िए, उन्होंने जब खुद की पार्टी बनाई तो लेबर पार्टी बनाई। तो अंबेडकर से बड़ा समाजवादी और लेबर हितों पे काम करने वाला व्यक्ति अभी इस देश में नहीं है। सिर्फ वो मजदूरों तक ही नहीं रुकते हैं, सीमांत और लघु जो किसान हैं उनके लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया। तो अंबेडकर का जो ऑरा है बहुत बड़ा है, हमें उसको उस ढंग से देखने की जरूरत है। समाज अभी अम्बेडकर को उतना समझ नहीं पाया है, पढ़ने की जरूरत है। समाज की गलती नहीं है जी। आज़ादी के बाद मेरे घर में ग्रेजुएट हमारे पिताजी थे जी। 1972 जी। तो यूं कहें कि कलम हमारे पास पहुंची ही है 70 में। जी। तो पहले ज़रूरत थी कि भाई हाँ सर्टिफिकेशन या डिग्री ली जाए जी। ताकि भोजन की व्यवस्था हो। लेकिन जब ये वर्ग अब पढ़ने लगा है तो स्थितियां बदली हैं। जी। नए नए क्षेत्र खुलते हैं, आयाम नए नए दिखते हैं, मिलते हैं, लोग समाज में जाते हैं, समझते हैं। यहाँ तो पता ही नहीं है कि कौन सी किताब पढ़नी है। मैंने जो मेरे अंदर खुद पढ़ने की लग जागी 2015 के बाद, जब योगेंद्र जी से मैं टच में आया, बाम साहब के टच में आया, तब बहुत सी किताबें मुझे पता भी चली कि इस तरह की भी किताबें इसे पढ़नी चाहिए। तो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, आपको जल्दी उसका बड़ा रूप भी आने वाले समय में दिखेगा। जी। आज के समय में मजदूर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पूंजीवाद या जाति? मजदूर के सबसे बड़े 2 ही दुश्मन हैं। सबसे प्रोमिनेंट जो दुश्मन है, जो मजदूरों को इकट्ठा नहीं होने देता, वो जाति है। जी। पूंजी इस फील्ड में दूसरे नंबर पे आती है इन इंडिया। इसीलिए जाति पर बहुत सारा काम अंबेडकर ने किया। जी। लेकिन ये बड़ी जो आरएसएस की जो जातियां हैं, जो आरएसएस समर्थित जातियां हैं जी, या भाजपा का समर्थन जिनको मिला हुआ है जी, इन्होंने एक तरह से इमेज क्रिएट कर दिया अंबेडकर का जी, कि ये अंबेडकर सिर्फ जातियों पे बात करते हैं। लेकिन अंबेडकर बार बार जाति की बात इसलिए कर रहे थे कि देश अभी जिस परिस्थिति में है
सबसे बड़ा योगदान जातियों का ही है। ये आपस में यूनाइट नहीं होने देती है, रोटी बेटी का संबंध नहीं, एक दूसरे को देखने से ही जो है आपके अंदर घृणा, इस तरह की तमाम समस्याएं ये जातियों की ही देन है। तो जब तक जाति का सवाल सॉल्व नहीं होता, दूसरा प्रश्न ही नहीं उठता। तो मुझे लगता है कि जाति और पूंजी दोनों ही दुश्मन हैं, लेकिन जातियों पर विशेष ढंग से काम करने की जरूरत है। तो सर ये जाति प्रेम छूट क्यों नहीं पा रहा है? हर जाति को अपनी जाति से हम देखते हैं प्रेम है, नेता अपनी जाति का चुनते हैं, तो ये जाति प्रेम छूट क्यों नहीं रहा आदमी का? कौन सा ऐसा ड्रग मिल रहा है ऐसा कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसे? देखिए, शिक्षा की कमी है, नैतिकता की कमी है जी। शिक्षा की कमी, क्योंकि हमारी स्थिति 4000-5000 सालों से जो थी वो किसी से छुपी नहीं है जी। लेकिन जो शिक्षित हो चुके हैं उनमें नैतिकता की कमी है। जी। मैं आपको बताऊं, अंबेडकर भी इस कष्ट से गुजरे हुए हैं। जी। अंबेडकर जी की कई सारी ऐसी चिट्ठियां हैं, जब मैं आपको कोट कर सकता हूं। उन्होंने कई बार लिखा कि चमार जाति जो है मेरी मदद नहीं करती क्योंकि मैं महार जाति से आता हूं। अच्छा। तो ये हमारी और आपकी समस्या नहीं है जी। ये अंबेडकर की भी समस्या थी, जी। जिन्होंने इन तमाम सारी जातियों के लिए तमाम सारी लड़ाइयां लड़ी, अपने बच्चे तक को कुर्बान कर दिया। जी। उन जातियों की भी ये समस्याएं हैं। लेकिन बहरहाल स्थिति बदली है, और जो नए अभी लड़के आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस तरह की खाई को वो पाटने का काम करेंगे। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल परिवर्तन होना है कि नई जनरेशन खत्म कर देगी? बिल्कुल खत्म करेगी। मजदूरों को धर्म के नाम पर भटकाने का सबसे खतरनाक तरीका क्या है जो आज मजदूरों पर दिखाई देता है? आपके सामने है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई। जी। जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे दूर भटकाना। जी। चूंकि आप देखेंगे कोविड का समय आप देखेंगे, जी। कोविड में क्या हुआ था, कोई 1000 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है, कोई कंक्रीट की जो मिक्सर है उसके अंदर बैठ के आ रहा है। ट्रेनों का हालत देखिए, अभी भाजपा की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है बिहार में होने के बाद क्या स्थिति रही। जब आप देख रहे थे मजदूर वर्ग जब बिहार से वापस जी मुंबई, गुजरात या चेन्नई इस तरह के जब प्रदेशों में जा रहा था कमाने, देखिए क्या थी स्थिति। जी। दूसरा, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान मैं देख रहा हूं। जो भाजपा की जो सोशल मीडिया है हमेशा इस तरह से इस चीज को फ्रेम करती है। क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति को 400 रुपये रोज का कमाना है, घर में बच्चे बीमार हों, जो भी छोटी सी जो लैंड साइज है वो भी गिरवी रखी हो, कर्ज के बोझ में हो, वो नैतिकता की बात करे या बैठ के जो सामाजिक परेशानियां हैं उसके बारे में बात करे, जाने, इतना समय नहीं होता। 12-12 घंटे उसको फैक्ट्रियों में खटना है, मजदूरी करना है, उसके पास इतना समय नहीं है। एक दिन अगर गलती से वो छूट जाएगा, उसका 400 रुपये गया जी, उसका बजट बिगड़ जाता है। तो जानबूझ के इस देश में मोदी सरकार खासकर आने के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि इस तरह के जो वर्ग हैं इकट्ठा होकर बात ही ना कर पाए। जी। अब 12-12 घंटे का काम करने का नियम क्या है? लोग, अंबेडकर का ये था कहना, वायसराय कमेटी उन्होंने कहा 8 घंटे काम करने के लिए चाहिए, 8 घंटे आराम करने के लिए, और 8 घंटा उनका जो सोशल एक्टिविटी है उसके लिए। अच्छा। आप बताइए आज के डेट में जब 12 घंटा 14 घंटा 400 रुपये मजदूरी करेगा, 500 रुपये मजदूरी करेगा, इतनी महंगाई है, तमाम तरह की बीमारियां हैं, उसके बाद आपके और हमारे पास समय है कि हम बैठ के सोशल इश्यूज पे बात करें? तो उनके पास कहाँ समय है? तो इस तरह की समस्याएं हैं। जब तक ये भाजपा इस सरकार से नहीं जाएगी, इस तरह की समस्याएं सॉल्व होने वाली नहीं। एक दिन की समस्या नहीं है ये। जी। तो हम फेल कहाँ हो जा रहे हैं? जैसे वो झूठ प्रचारित करने में इतना आगे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो हम सच क्यों नहीं प्रचारित कर पा रहे उतना बेहतर? बिल्कुल, हमारे पास सोशल उस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं हैं। जी।
नहीं, सत्ता हमारी भी रह चुकी है, इससे पहले तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म या हमने बिल्ड नहीं किया ना, ये तो हमारी गलती है फिर। हम उस ढंग से नहीं कहेंगे। जी आप देखेंगे भाजपा की सरकार में, मैं अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जा रहा था, तो वहाँ से लिंक एक्सप्रेसवे जुड़ी हुई है, गोरखपुर जाती है। जी उसको बने और उद्घाटन हुए साल भर भी नहीं हुए, वो पूरी रोड उखड़ गई। जी कोई मीडिया चैनल नहीं पहुंचा कि भ्रष्टाचार हुआ है। जी सारी मीडिया चैनल वाहवाही कर रही है योगी जी की। जी आप देखिए, अभी एक हफ्ता पहले का है, जी एनसीआरबी का रिपोर्ट आया कि महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले क्राइम में यूपी 1 नंबर पे है। टॉप पे है। जी पर डे 2 दलित महिलाओं का रेप हो रहा है, जी और कहीं आपको इस तरह का न्यूज़ दिखा? जी अब आप उस परिस्थिति में अगर बैठ के सरकार में रह के इस तरह का सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, तमाम तरह के आरोप आप पे लाद दिए जाएंगे। जी निश्चित तौर पे कुछ काम हो सकते थे जी और हुआ भी, जी लेकिन आगे आने वाली सरकारों में निश्चित आपकी जो आपके अंदर ये फीलिंग है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, वो बिल्कुल पूरा होगा। जी इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल कहा है कि जो कुछ काम करने शेष रह गए हैं उसको पूरा करेंगे वो। जी तो सर, चौधरी चरण सिंह जी की जो किसान नेता की छवि है और मुलायम सिंह यादव जी की जो समाजवादी विचारधारा है, इन दोनों में क्या समानताएं और क्या अंतर आपको देखने को मिलते हैं? चौधरी चरण सिंह जी जो पाठशाला चलाते थे, जी वहीं से निकले हुए हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी। जी ठीक है, एक तरह से यूं कहें कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के गार्जियन थे चौधरी साहब। जी चौधरी साहब ने भी किसानों के जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए दुनिया भर के काम किए, मैंने आपको बताया ही पहले। जी उन्हीं की राह पे चलते हुए माननीय मुलायम सिंह जी ने, आपने देखा होगा, जी कई बार किसानों के ऋण माफ करने की। जी अगर पहली बार किसी ने सिंचाई फ्री की तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही की। जी तो ये दोनों जो हमारे पुरखे थे उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, जी और इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारा काम भी करने। जी इवन पिछली सरकार में आप देखेंगे, इस सरकार में बार बार पीठ थपथपा रही योगी सरकार कि हमने गन्ना किसानों के लिए जो है दाम बढ़ाने का काम किया। अभी मैं पिछले दिनों, क्योंकि मैं खुद जो है, हमारे घर में भी गन्ना लगाई जाती है, मैं जिस बेल्ट से आता हूँ, जी हमने जो C2+50% का जो फार्मूला है CACP जो कॉस्ट डिराइव करती है, जी हमने कैलकुलेट किया जी कि भाई हमारा C2+50% हमें मिल कहाँ रहा है। जी A2+FL ही आप जो बता रहे हैं 365 रुपये, जी हमने पूरा लागत जोड़ा, हमें कम से कम 450 रुपये चाहिए आज के रेट में, जी क्योंकि जो 400 रुपये का रेट है उससे हमारी जेब से जा रहा है। जी जो हम रेंटल से अगर एक बिस्वा जमीन रेंटल पे जितना पाते वो भी नहीं मिल पा रहा है, और तुमने 400 रुपये कर दिया। मैं देख रहा हूं लगातार मीडिया, सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया उस पर लगातार जो है वंदन चल रहा है। जी तो हमारी सरकारों में लगातार किसानों के लिए काम करने का और बढ़ चढ़ कर काम करने का एक जो जिसको बोलते हैं लगन, वो हमेशा आप पाएंगे, देखेंगे। आगे आने वाले भी समय में हमने तय किया है कि किसानों की जो भी MSP और FRP है, जो सरकार केंद्र की तय करती है, उससे हट करके भी जो सपोर्ट प्राइस जो किसानों को देना है स्टेट की तरफ से, हम उसमें देने का काम करेंगे। जी सर, अगला सेक्शन हमारा रैपिड फायर का, आपको तुरंत जवाब देना है। आज के भारत में, ओवरऑल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, मजदूरों के मुद्दे को सबसे गंभीरता से कौन सा मुख्यमंत्री उठा रहा है? ओवरऑल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, किसी भी सरकार हो, भाजपा कांग्रेस, कौन मजदूरों के मुद्दे बेहतर उठा रहा है? मुख्यमंत्री जी, मौजूदा मुख्यमंत्री जी, मौजूदा मुख्यमंत्री में स्टालिन जी। आपके अनुसार किस प्रधानमंत्री के समय मजदूरों की नीतियों में सबसे बड़ा बदलाव आया? निश्चित तौर पे जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी। बिल्कुल।
यूपी के मुख्यमंत्री से अगर आपको कोई एक मांग रख सकते हैं आज के समय में, तो कौन सी एक मांग होगी जो आप रखना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा हम्म, कि प्रदेश में इतनी बुरी तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, हम्म, चाहे महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, हम्म। तो मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुर्सी छोड़ दें। जी, इनके बस का नहीं है संभलना। जी। प्रधानमंत्री से मजदूरों के लिए एक तत्कालीन कदम क्या सुझाव देंगे उनको? प्रधानमंत्री जी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जी, कि पहले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती थी, जी, वो क्या है, मजदूरों और जो हमारे खासकर उसमें से कोई मंत्री जी, और दूसरा जो पक्ष था एम्प्लॉयर्स का, इंडस्ट्रीज का, इन तीनों के बीच में जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती थी, जी, जो किसी भी तरह के जो नियम कानून आज बन रहे हैं उस पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होता था। जी, तो प्रधानमंत्री जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि थोड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसकी मूल विचारधारा की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। जी, ये राजशाही नहीं है जी, कि आप जो भी तय करेंगे हमें उसे मानना होगा। जी। स्वास्थ्य मॉडल आज के समय में किस राज्य का सबसे पीड़ादायक है आपके हिसाब से? जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश का। कैसे? आप देखें, सीएचसी पीएचसी खाली पड़ी हुई है, छत गिरे जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है वहां पे, कंपाउंडर ऑपरेशन कर देगा आपका। मॉर्चरी में चूहे आपको खा जाएंगे। जी, सबसे बेहतर सारे विजुअल हैं, सारे देखिए, बेहतर है। ये सारे बेहतर है। मीडिया तो यही दिखा रही है। किसी एक नेता को जो मजदूरों का असली हितैषी आप मानते हो कि मजदूरों का नेता वही है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। जी। सर, हमारे शो का नाम है मिट्टी की बात। आपका हमारे साथ आज अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, या यूं कहें पहली बार किसी पॉडकास्ट में मुझे बैठने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जी, आप जैसे लोग अगर मीडिया में आते हैं तो मज़दूरों की लड़ाई में खासकर जीत की संभावना बढ़ जाती है। जी, मैं आज तक कभी भी किसी मीडिया घरानों पे मैं मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए इतनी लंबी बात करते किसी को नहीं देखा। तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि ये नित दिन आप जो है उन्नति का रास्ते पर अग्रसर रहें। थैंक यू सर। धन्यवाद।